ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चारों तरफ अनाउंसमेंट करवाई जा रही होती है मैजेस्टी द्वारा कि सिटी में जितनी भी 100 केजी से ऊपर की लड़कियां हैं ना वो आ जाएं, क्योंकि मैजेस्टी उनसे शादी करना चाहते हैं। अभी वहां पर लड़कियों का एक झुंड पूरा आ जाता है। सब इतनी स्पीड में भागते हैं कि मैं करूंगी शादी, मैं करूंगी शादी, प्लीज मुझे चूज कर लो, प्लीज मुझे चूज कर लो। मैजेस्टी के हाथ में एक बैंगल होता है, कहते हैं सब लोग इसे पहन कर दिखाओ, जो इसे पहन लेगा ना उसी से मैजेस्टी शादी कर लेंगे। एक छीन रही होती, पहन रही होती, छीन रही होती, पहन रही होती। लास्ट में एक और लड़की आती है, कहती मैं भी पहनूंगी। लेकिन इतनी लड़कियों के आने के बावजूद भी कंगन किसी के हाथ में नहीं जाता है। तो सिनगुई उन लोगों के हाथ से कंगन छीन लेता है और कहता है सबके सब जाओ यहाँ से। मीन्स मैजेस्टी किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। सारी लड़कियां आपस में ना बहस करने लगती हैं कि पता है मैजेस्टी कुछ दिनों तक गायब थे, उसके बाद आए हैं, फिर यहाँ पर मोटी लड़कियों को ढूंढने लगे हैं। जरूर इनका कोई ना कोई मकसद होगा। हैंडसम है लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हो, कि कोई बिल तो नहीं बना रहे हम लोगों को मारकर। वो सब एक साथ वहाँ से भाग जाती है। मैजेस्टी वहाँ पर देखते हैं कि टाइम पहले उन सैनिक उनके पीछे पड़े हुए थे। भागते भागते जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ पर टकरा जाते हैं सॉन्ग जियो थी। वाह क्या हैंडसम मैन है, तुम्हारी ब्यूटी को देखकर ना मैं फिदा हो गई हूँ, चलो मुझसे शादी कर लो। लेकिन जो बैंडिट्स होते हैं कहते हैं कि इस आदमी को मुझे सौंप दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कहती है मैं चार्ज कर रही हूँ, आओ मुझसे लड़ना है। तो वो सैनिक एक ही बार धक्का देते हैं और सॉन्ग जियो जाकर दूर गिरती है, और जो हाथ में हैमर लिए होते हैं ना वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। सारे उसके सैनिकों को भी पकड़ लिया जाता है और बेचारी की हालत डाउन हो चुकी होती है। अचानक से एक विस्फोट होता है और आ चुकी होती है उसके अंदर से मॉडर्न एरा की सॉन्ग जियो। उसके अंदर बहुत ताकत होती है। पीछे सॉन्ग जियो जो कहती है कि जाओ और मेरी ब्यूटी को बचा लो प्लीज। बैंडिट हस्बैंड बनेगा। कहती ठीक है, तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर ही लिया है ना, तो आखिर इसको बचाना मेरा फर्ज है। तुरंत ही वो हैमर उठाती है, कहती है मरना चाहते हो क्या। सैनिक कहते हैं पहले इस मोटी भैंस को मारते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। लेकिन वो सबको गिरा गिरा कर मारती है। सारे उसके दोस्त कहते हैं वाह वाह मिस, आपने तो कमाल कर दिया, बॉस आप ग्रेट हो। मैजेस्टी खड़े हुए होते हैं, कहते हैं कि आप कौन सी वॉरियर हैं, आपका नाम क्या है। हैमर सिस्टर नाम है क्या आपका। कहती है अरे मुझे सिस्टर क्यों बोल रहे हो। कहता है नहीं, तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन देने वाला हूँ। कहती है 100 गोल्ड कॉइन, वह काम बन गया। लेकिन पीछे से फिर से सॉन्ग जो कहती है कि अरे इसको ले चलो, इससे शादी करो, इसके साथ अपनी रातें बिताओ, इसको जाने मत दो। फिर से सॉन्ग जो कहती है मेरे पास पैसों की कमी नहीं है ना ही गोल्ड की, अभी तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, वहाँ पर रुकना पड़ेगा। जो की स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। मैजेस्टी उसके साथ जाने से मना कर देते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कहती बच्चों का खेल तो मैं खेलती भी नहीं हूँ, और तुरंत ही उसके कंधे पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। वहाँ से उसको लेकर चली जाती है उठाकर एकदम टॉय की तरह। इधर उसको बांध देती है। कहती हस्बैंड देखो ना हम लोगों की शादी भी हो गई, आप बताओ कहाँ बचकर जाओगे। कहते तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। कहती तुम कुछ भी हो लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती हो। तभी उसकी दोस्त आती है, कहती है कि ये ब्लैक कपड़ों में आपके हस्बैंड तो और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कहती हाँ वाइन लेकर आयो। कहती हाँ। पहले अपना ड्रिंक पीती है। कहती तुम भी पियोगे क्या। ड्रिंक के पास जाती है और उसके मुंह से कपड़ा निकालती है। कहती लो लो ड्रिंक पी लो। लेकिन उसे नशा चढ़ने लगता है। पता चल जाता है कि उसके दोस्त ने ना उसे ड्रग दे दिया है। उसके हाथ से वो प्याला नीचे छूट जाता है। अरे मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उसके पास जाने की कोशिश करती है। कहती सॉन्ग जियो इसके पास मत जाना, कंट्रोल करो ना अपने ऊपर, इसके पास मत जाना, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल होना ही चाहिए। लेकिन वो कंट्रोल खो देती है, उसके कपड़े जैसे फाड़ देती है और उसे छूने लगती है। कहती मुझे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर मैजेस्टी तुरंत ही उसको किस कर लेते हैं। कहती ये क्या तुमने क्यों किस किया, और दोनों अपनी साथ में वहाँ पर रात बिताते हैं। कहती है देखने में पतला दुबला है बट स्ट्रॉन्ग बहुत है, और देखो इसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। वैसे बैंडिट के हस्बैंड होने के नाते थोड़ा पावरफुल तो होना बनता ही है। किसी तरह उठती है, कहती है कि कोई बात नहीं, उठ जाओ तुम भी उठ जाओ। कहती है क्या किया तुमने मेरे साथ। क्या कहती है कि अरे वो ड्रग मिला था ना इसी वजह से। मैजेस्टी कहते हैं जिस दिन तुम मेरे हाथ आए ना उस दिन मैं तुम्हारे 100 टुकड़े करूंगा। कहती है देखो एक तो तुम यहाँ पर कह दो, ऊपर से इस तरह की बातें बोल रहे हो। अच्छा चलो हस्बैंड होना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना तो बनता ही है। वैसे तुम हो कौन। कहता मैं स्कॉलर हूँ। कहती स्कॉलर भी अच्छे होते हैं, तो मुझे पढ़ना सिखाओ। कहते हैं मैं किसी को पढ़ना नहीं सिखाऊंगा। कहती है अरे मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी पढ़ना सिखाओ, कंपनी तो देना ही पड़ेगा। मैजेस्टी मन में सोचते हैं कि अभी के लिए मुझे इसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। उसके सारे दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं और अपनी ताकत दिखा रहे होते हैं। अभी निकलती है जियो कहती है कि देखो ब्रदर्स यहाँ पर आओ। कहते अरे बॉस आप आ। कहती हाँ आ तो गई हूँ, लेकिन ये तुम्हें पढ़ना सिखाएगा। कहते अरे हम लोग पढ़कर क्या करेंगे। तब वो कहती है कि थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, एक दो वर्ड्स आए। कहते नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि हम लोग पढ़ पाएंगे और बहुत ही बेकार है। वैसे भी ये हम लोगों को क्या पढ़ाएगा, इसके अंदर ताकत तो है नहीं। कहती है सीखना पड़ेगा तुम लोगों को, एक एक कैरेक्टर थी तो सीखना है,
और इसे बहुत अच्छे से पढ़ना आता है, आखिर ये स्कॉलर है। कोई भी इसकी डिसरिस्पेक्ट करेगा मतलब मेरी डिसरिस्पेक्ट। चलो माय लिटिल हस्बैंड, इन लोगों को पढ़ाना सिखा दो। वो एक लकीर खींचता है, कहता है अरे ये क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा। फिर एक पूरा का पूरा वर्ड्स बनाता है, कहता है किंग वॉन्ग लिखा है इस पर। कहते हैं अरे किंग किंग किंग, एक ही बार में सब सीख जाते। कहती है आगे के भी शब्द तो सिखाओ। आखिर सिखाना ही पड़ेगा। वो गुस्से की वजह से अपनी स्टिक तोड़ देता है। वहां पर पूरा दिन सीखने के बाद कहता है आज की क्लासेस खत्म हुई। उसकी दोस्त कहती है पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वहां पर बहुत सारा अनाज भी जा रहा होता है, तो मैजेस्टी कहते हैं कि लगता है बगल वाले गांव से लूटपाट करके यहाँ पर अपना सारा खजाना इकट्ठा करे, साथ में अनाज भी। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जैसे ही यहाँ से निकलूंगा। अपना आराम कर रही होती है, तभी पीछे से मैजेस्टी आते हैं, कहते हैं कि देखो हैमर सिस्टर, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आया हूँ। कहते मेरे प्यारे हस्बैंड मेरे लिए ड्रिंक लेकर आए हो, मैंने तो तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए जो सूट बनवाया है ना, तुम पर परफेक्ट फिट बैठता है। कहते हैं हाँ, आखिर तुम मेरी वाइफ हो, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारे लिए इतना लॉयल होना तो बनता ही है। कहती है मेरे हस्बैंड एक ही रात में तुम कितना सुधर गए, कितने सिंसियर हो गए हैं। लेकिन अगर तुम ये प्याला मुझे पिलाना चाहते हो तो खुद पी लो। वहां पर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है। कहती मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ये लो एंटीडोट। वहां पर उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती है डर्टी ट्रिक्स ना आज के बाद नहीं चलेंगे, याद रखो। और उसे गर्म पानी के अंदर धक्का दे देती है। कहती यहीं पर रुको ताकि तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन निकल जाए। कहता है कि तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती हो, तुम बहुत ही सेमलेस हो। कहती हाँ मैं तो हूँ सेमलेस, क्या कर लोगे बताओ बताओ। अब तुम्हारी जो स्माइल है उसे भी ना देखो, डिलीशियस हो, लेकिन इस तरह की हरकतें तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कहता है मैं तुम्हें एक दिन सच में मार डालूंगा। कहती बाद में मरना, पहले इसी के अंदर आराम से बैठे रहो, मैं तुम्हारा इंतजार बाहर कर रही हूँ, कपड़े वगैरह सब पहन के आना। वहां से वो निकल जाती है और अभी फिर से मैजेस्टी क्या करते हैं ना, चाकू से उसे मारने चलते हैं, तो वो उठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। कहता है तुम सो नहीं रही थी क्या। कहती है नहीं मैं सो नहीं रही थी, और चाकू 4-5 राउंड इधर से उधर घुमाती है, उसके कपड़े कट कर देती है। कहती है कि इस बार चाकू तुम्हारे कपड़े पर चला है, लेकिन अगली बार तुम्हारे चेहरे पर बॉडी पर भी चल सकता है। उसके हाथ दोनों बांध देती है। कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। कहती मार्शल आर्ट तो तुम्हारी भी अच्छी है, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, मैं भी कम पीछे नहीं हूँ। चलो ना एक राउंड और हो जाए, थोड़ा सा रोमांस। कहते हैं कि तुम और ज्यादा बढ़ रही हो, आके मैं एक एक को यहाँ पर मार डालूंगा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं। तभी बाहर से उसे बुलाया जा रहा होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। कहते क्या हुआ। जनरल मेंशन से बहुत सारे सैनिक वगैरह वहां पर आए हैं, अपना भी हैमर लेकर आती है। तब वहां पर जो जनरल के सैनिक होते कहते हैं कि चलो मेरे साथ। मन में सोचती है कि क्या वो प्रिटी बॉय बहुत ही अच्छे घर का है क्या, जो उसके लिए ये लोग यहाँ पर एक्शन लेने आए हैं। कहती है लेकिन मैं भी उसे जाने नहीं दूंगी, याद रखो कि उसके लिए मैं लड़ाई करूंगी। तभी पीछे से वो आ जाता है, सब एक साथ नीचे बैठ जाते हैं। ये क्या, सब नीचे क्यों बैठ गए। दोस्त आती ना उसके सर पर मार देती है। कहती भागने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे उठाकर फिर से मेरी बॉस के रूम में डालो। इधर अभी हमें पता चलता है कि शाओंग जियाओ ना यंग लेडी है, मेन जनरल की बेटी, जो सालों पहले खो गई थी। इसी वजह से उन्हें लेने के लिए लोग आए थे। कहती है मैं नहीं जाऊंगी। उसके अंकल कहते जाओ जाओ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, वहां पर शादी करना। कहती है अरे मेरी शादी तो हो चुकी है ना। कहती है आप लोग भी चलो ना यहाँ से। कहते नहीं नहीं हम लोग वहां पर जाकर क्या करेंगे। मन में सोचते हैं कि हाँ सही बात है, बैंडिट का धब्बा भी हट जाएगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। वहां जाने के बाद अपने अंकल लोगों को भी वहीं पर बुला लूंगी। इस पर सैनिक कहते अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो मैं पूरी आर्मी लेकर आऊंगा और एक एक को यहाँ पर मार दूंगा। कहती चलो ठीक है, इतना बड़ा कैपिटल है, मुझे वहां पर जाना तो पड़ेगा। माउंटेन और इन सब जगहों पर बहुत दिन रह लिया। कहती है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अभी तक मैजेस्टी को बांध कर रखा हुआ था, वो आती है स्पीड में, अपना झोला उठाती है। तो मैजेस्टी कहते हैं जा कहाँ रही हो, बीजिंग जा रही हो क्या। कहती है हाँ बीजिंग जा रही हो, और मेरा अब तुमसे बहुत कम ही लेना देना होगा, मौका मिले तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। कहते अरे मुझे तो छोड़कर जाओ। कहती मैं सिटी जा रही हूँ ना, वहाँ पर काउंटलेस हैंडसम मैन होंगे, वैसा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम भी कमजोर नहीं थे, काफी अच्छे थे। कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कहा ना। कहती है मिस आप चली जाएंगी तो भला मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी। कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ, इस पर नजर रखना, इसे यहाँ से बिल्कुल जाने मत देना। कहती अपनी जान दे दूंगी लेकिन इसे जाने नहीं दूंगी, आप चिंता मत करिए। वो चली जाती है। कहता है पीछे आओ पीछे आओ। वो लड़की कहती है 1 मिनट, तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, अब तुम मेरे अंडर में हो, अगर तुम आए ना होते ना तो मेरी बॉस यहाँ से जाती भी ना। कहता है ये क्या बकवास कर रही हो। तभी पीछे से हम देखते हैं कि सेनगुई आता है, उस लड़की के कंधे पर मारता है, रस्सी काटता है। कहता माफ करना मुझसे लेट हो गया, अब जो पनिशमेंट देंगे मुझे एक्सेप्ट होगा।
मैजेस्टी ने उसका कंगन ले लिया था, उसे पानी में धक्का दे रही थी तो उसके हाथ में उसका कंगन आ गया था। पूरे राज्य में मेरा ऑर्डर पास करो, शादी का फरमान जारी करो। इधर जैसे ही वापस आती है तो जनरल आते हैं, कहते हैं अरे मेरी बेटी तुम वापस आ गई। उसकी माँ आती है, कहती जाओ जाओ फाइनली मेरी बेटी वापस आ गई। लेकिन उसका भाई कहता है ये बिल्कुल भी इस घर की लड़की लगती ही नहीं है, फैट है, एकदम भैंस जैसी हो गई है। तो आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था क्या? बताओ ना, मेरे से मजाक चल रहा है? उसका भाई कहता है हाँ, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया था, तुम बहुत ही वल्गर लग रही हो। यहाँ पर वार्नर आ जाती है, एडॉप्टेड डॉटर जनरल की, कहती है ये सब वार्नर की गलती है, इसी वजह से इतना सब कुछ, वरना मैं यहाँ पर आती ना मेरी सिस्टर के साथ ये सब कुछ होता। और वो जान जाती है कि ये क्यान है और इसकी एक्टिंग कितनी गंदी है। भले ही मैं बायोलॉजिकल डॉटर हूँ लेकिन यहाँ पर सिंपैथी जताने के लिए कुछ भी कर रही है। कहती है मैं तो मर जाना ही डिजर्व करती हूँ। कहते ये क्या कर रही, क्या कर रही? तुरंत ही वो कपड़ा उठाकर ना ऊपर टांगने चलती है लेकिन टांग ही नहीं पाती। तब इस पर जियो कहती ये क्या है, कपड़ा भी ऊपर ढंग से नहीं डालती, थोड़ा मेहनत की होती ना तो एक ही बार में ऊपर कपड़ा चला जाता है। उसकी मदर कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो वनर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहती है क्या पता मेरी सिस्टर मुझे माफ कर दे, आखिर मैं हूँ ही इतनी बुरी। उसकी माँ कहती है मैंने तुम्हें 18 साल यहाँ पर रखा है, भला तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? कहते हैं नहीं मदर प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। तभी वहाँ पर जा जाती है, कहती है ओ मेरी सिस्टर उसके गले में कपड़ा बांधती रहती। कहती है कर क्या रही हो, मुझे बताओ ना। कहती क्यों नहीं, तुम्हें कपड़ा बांधना नहीं आता था? बस मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। वो एक ही बार में ऊपर कपड़ा फेंकती है और उसे ना लटकाने लगती है। कहती है ये क्या कर रही हो? कहती है बस हवा में झूले झुला रही हो, झूला झुला रही हूँ। इस पर उसके फादर कहते हैं उसे छोड़ दो, वो नीचे छोड़ देती है। तब उसका भाई कहता है तुम बहुत ही पॉइजनस औरत हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? मदर देखो ना आखिर ये मुझसे कितना परेशान है। कहती सिस्टर अभी तो तुम मरना चाहती थी, मैंने बस तुम्हारा काम आसान किया है, उसमें भी तुमको दिक्कत हो रही है। और खुद सोचो 18 साल यहाँ पर रही हो और ऐसे खतरनाक खेल खेल रही हो, गेम खेल रही हो, मदर फादर को भड़का रहे हो। उसका भाई कहता है कि तुम्हें बड़ा पता है, बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है, यहाँ के हो एक नंबर की बैंडिट, यहाँ पर आ गई हो मोटी होकर। कहती है कि हाँ मैं मोटी होकर आई हूँ, बैंडिट हूँ, लेकिन इस तरह की कमजोर लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका भाई कहता है हाँ बिल्कुल भी तुम हो भी नहीं सकती, मेरी सिस्टर बहुत ही जेंटल है। कहती है जेंटल, इस तरह की जेंटल लड़की होने से अच्छा है ना कि हो ही ना। कहते लेकिन मैं तुम्हें लेसन सिखा कर ही रहूंगा। वर्नर कहते हैं नहीं नहीं प्लीज ब्रदर ऐसा मत करिए ना, वरना मेरी सिस्टर मुझसे नाराज हो जाएगी। जया जया उसका नाटक कर रही होती है। उसका भाई कहता है मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जया कहती है हट यहाँ से, उसे नीचे धक्का दे देती है। कहते है देखो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि बैंडिट लीडर होने के नाते कैसी पावर होती है एक लड़की की। कहती चलो आ जाओ। वो हथियार जैसे ही नीचे रखती है ना तो वहां पर वो 3-4 बार घुमाती है और उसके आगे कर देती है। उसका भाई कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगा? कहती नहीं, तुम भी उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उसे उसी नए पर घुमा घुमा कर नीचे गिरा देती है। कहती हाँ दोबारा इस तरह की बातों का यूज बिल्कुल मत करना। कहते फादर देखो ना ये क्या कर रही है। कहती मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक कर रही थी, तुम भी जनरल के बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। कहता फादर प्लीज इसे यहाँ से निकाल दो ना, इस तरह का बिहेव कर रही है। तभी वरना आ जाती है। कहती कोई बात नहीं फादर, आखिर मेरी सिस्टर है, पर्पस वाइज थोड़ी ना किया होगा। उसके फादर दोनों को धक्का देते हैं और जॉर्जिया के पास जाते हैं। कहते तुमने कमाल कर दिया, लग रहा है कि तुम जनरल की बेटी हो और आगे चलकर मिलिट्री को भी संभाल सकती हो, मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील है। उसके कंधे पर हाथ रखने चलते तो अपना पीछे हट जाती है। उसकी मदर कहती है देखो तुम थक गई होगी, चलकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए क्या खाना बनवा दूं। वो हथियार रख देती है। फिर से वनर कहती है देखो ना सिस्टर ने मेरे साथ क्या किया। उसका भाई कहता है बस करो, तुम्हारी एक्टिंग ना अब बहुत बेकार लग रही है, लग रहा है कि तुम यहाँ पर सबको बेवकूफ बना रही हो। तभी डे केयर आ जाता है। डे केयर आते ही सब नीचे बैठते हैं तो जो को भी बैठना पड़ता है। वहां पर बताया जाता है कि रिक्वायरमेंट है एक नोबल कैरेक्टर की जो कि मैजेस्टी से शादी करेगी। इस खानदान की एक लड़की आएगी मैजेस्टी से शादी करने के लिए, लेकिन मैजेस्टी का जो एक ऑरा था, रुतबा था, वो फेमस था बहुत ही खतरनाक रूप में कि वो किसी को नहीं छोड़ते, तुरंत ही मार डालते हैं। वर्नर तुरंत ही जमीन पर गिर जाती है। कहती है मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरे मुंह से ब्लड निकल रहा है। उसके फादर कहते हैं कि हाँ सही बात है, मेरी बेटी तो बहुत कमजोर है, तो इसकी जगह पर मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बायोलॉजिकल डॉटर क्यों ना पहले चली जाए शादी करने के लिए। कहते ठीक है अब इतना नाटक है कर ही रही है तो मुझे जाने में
कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक कहते हैं कि हाँ, सिर्फ एक ही लड़की जानी चाहिए थी तो तुम ही चलो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो लगी रही हो, और वो हंस रहे होते हैं। इधर पीछे से तो बनर भी हंस रही होती है कि अच्छा है मेरी जगह पर ये जा रही है। उसके फादर कहते हैं मेरी बेटी है कमाल, उसके अंदर मार्शल स्किल भी है, वो मैजेस्टी को भी हरा देगी और मुझे लगता है कि वो सही सलामत वहां से आएगी। तो उसकी माँ कहती है कि तुम चिंता मत करो वर्नर, जियो जियो और तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। उसका भाई कहता है हाँ, वैसे ये मर भी गई ना तो क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ से जाए तभी अच्छा है। मन में सोचती है मैंने इतनी अच्छी मार्शल आर्ट और सब कुछ सीख रखा है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की नजरों में मैं कुछ भी नहीं। इधर मैजेस्टी कहते हैं कि बताओ क्या हुआ। इस पर सुईगो बताता है कि बहुत सारी लड़कियों को फिर से बुलाया गया है। यूनिक आते हैं कि कहते हैं कि आपके लिए सारे कॉन्सर्ट को इकट्ठा किया गया है, आपको रेजिडेंस की तरफ चलना ही चाहिए, आज इम्प्रेस डोंगर भी वहां पर आएंगे। अब इस पर मैजेस्टी कहते हैं इम्प्रेस डोंगर, वो भी मेरे कॉन्सर्ट सिलेक्शन में। इधर जो है पहुंच चुकी होती है जाओ जाओ होती है कॉन्सर्ट सिलेक्शन में, लेकिन तीन लड़कियां खड़ी होती है, कहती है अरे ये मोटी यहाँ पर क्या करने आई है, लगता है मेड की लड़की है जो गलती से यहाँ पर आ गई है। कहती जाओ सर्वेंट जाओ यहाँ से, ये मेन हॉल है। कहती मैं सर्वेंट नहीं हूँ, मैं कंकुबाइन के सिलेक्शन के लिए आई हूँ। कहती शक्ल देखिए अपनी, अगर मिरर नहीं है ना तो मुझसे मांग लेती, इस तरह की मोटी लड़कियों का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। आगे बढ़ने चलती है तो कहती 1 मिनट जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं पता है कि मैं किसकी डॉटर हूँ, मैं मिनिस्टर ऑफ राइट्स की डॉटर हूँ, ये मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू की डॉटर हो। तुम किचन में काम करती हो क्या जो यहाँ पर आ गई। कहते मैं किचन में नहीं, मैं जनरल मेंशन की डॉटर हूँ। कहते जनरल मेंशन में मुझे अच्छे से पता है कि सिर्फ एक ही लड़की है वर्नर, और सॉन्ग जो तो वहां पर कभी थी ही नहीं, लगता है स्कैमर हो। कहती रास्ते से हट जाओ वरना स्कैमर क्या होता है ना मैं तुम्हें बता दूंगी। तब इस पर लड़की कहती प्रूफ करो तुम जनरल मेंशन की डॉटर हो। कहती अब इसे कैसे प्रूफ किया जाए, तुम अगर प्रूफ नहीं करोगी ना तो भला और शादी करने के लिए कैसे आ सकती हो। कहती मैं प्रूफ भी नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम लोगों को कुछ बताऊंगी। कहती 1 मिनट, चलो तुम तीनों एक साथ इकट्ठा हो जाओ ना, मेरे बारे में बोल रही हो। कहती और पास कंधे से कंधा मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, अपने दोनों हाथ मोड़ती है। कहती है क्या रेडी हो गर्ल्स। कहती क्या करने वाली हो, एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़, चार थप्पड़, कम से कम हजारों थप्पड़ मारती है। कहती व्हाइट टाइगर अजूरे ड्रैगन, व्हाइट टाइगर अजूरे ड्रैगन, ये घुमा घुमा के कहती सर ऊपर करो, एक की नाक तोड़ देती है, के दांत तोड़ देती, एक की आंख में मार देती है। कहती आप अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, पहले से काफी अच्छे, कम से कम मुंह तो बंद है। इतनी देर में इम्प्रेस डाउनगर आ जाती है। कहती क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे कोई बताएगा। कहती है कि इम्प्रेस डाउनगर डर जाती है। कहती है भूतनी कहाँ से आ गई, मेड उसको भी मार देती। कहती है कि इम्प्रेस डाउनगर में यंगलिन। कहती यंगलिन, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। कहती है इस मोटी लड़की ने किया है, कह रही है कि ये जनरल की बेटी है, मैं बस इसे एक्सपोज कर रही थी। कहती है कि हाँ मैं जनरल की ही बेटी हूँ। जेड दिखा देती है तो क्विंगलिन कहती है तो तुम पहले क्यों नहीं दिखा पाई जेड। कहती वैसे भी तुम भरोसा कहाँ कर रही थी, अब आगे दिखाऊं पीछे दिखाऊं कभी भी दिखाऊं। इस पर इम्प्रेस डाउनगर कहती है कुछ ज्यादा ही बोलने की कोशिश कर रही है आदमियों, इसे ले जाओ और बाहर पीट पीट कर मार डालो। तभी वहां पर मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी को देखकर जाओ जाओ की हालत डाउन हो जाती है। कहती ये यहाँ पर क्या करने आए, ये रीजेंट है, मैंने तो सोचा था कि ये स्कॉलर है और इसने मुझसे झूठ बोला। अगर इसे पता चल गया ना कि मैं ही वो लड़की थी तो ये मेरे कम से कम 800 टुकड़े करेगा और जगह जगह फेंक देगा, बहुत ही बुरी मौत मरने वाली हूँ मैं। मैजेस्टी कहते हैं इम्प्रेस डाउनगर बहुत फ्री थी क्या जो मेरी कॉन्सर्ट सुनने के लिए यहाँ पर आके। कहती हाँ, आखिर मैजेस्टी के लिए एक लड़की चुनी जा रही है, नोबल लेडीज को मैंने बुलाया है, इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तुम्हें जो पसंद आए ना हाँ बोल दो। मैजेस्टी जब सबका चेहरा देखते हैं ना तो थोड़ा सा अपना मुंह पीछे कर लेते हैं। तो यंगलिन बोलते हैं कि आपको पता है कि इस लड़की ने मेरा बुरा हाल किया। कहते चलो दिखाओ उस लड़की की शक्ल। वहां पर उसको देखते ही मैजेस्टी कहते हैं ये तो सेम टू सेम वैसे ही लग रही है। मैजेस्टी बस उसकी वॉइस से ही क्लियर कर सकते थे कि वो लड़की है या नहीं है। कहते चलो अपना नाम बताओ। वहां पर अपनी आवाज बदल लेती है कि शॉन्ग जियोशियो। अच्छा ये तो वो नहीं है, वो तो बहुत ताकतवर थी। यहाँ पर इम्प्रेस डाउनगर कहती है कि ये लड़की बहुत ही बेकार है, आखिर इसकी यहाँ पर क्या जरूरत है, तुरंत ही इसे वापस भेज देना चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं नहीं, मार्शल आर्ट जिनके अंदर हो वो से अच्छा कुछ नहीं, आखिर अपनी प्रोटेक्शन कर पाएंगी साथ में मेरी भी। इम्प्रेस डाउनगर कहती है सही बात है, चलो चलो अब बाकी सब लड़कियों अपना टैलेंट दिखाओ। यूनिक घोषणा करते हैं। एक लड़की जितार बजा रही होती है, एक लड़की कढ़ाई कर रही होती है, एक लड़की लिख रही होती है पोयम। उन सबको देखकर सॉन्ग जो कहती कि मेरे अंदर तो कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन तभी जो लड़की जितार बजा रही होती है उसमें से मड्रस ट्यून बजा रही थी, मतलब उसके जरिए मैजेस्टी की तुरंत ही डेथ हो सकती थी। कहती ये क्या, मुझे रोकना पड़ेगा। उसे धक्का दे देती है और उसके हाथ से ना वो धुन हिल जाती है और तुरंत ही वहां पर
यूनी की डेथ हो जाती है। वहाँ पर वो चाकू निकाल लेती है मैजेस्टी को मारने के लिए। मैजेस्टी अपनी पावर का यूज करने चलते हैं, लेकिन तभी जो है जियाओ जियाओ उसको मार देती है। कहती है अब ये तो करना ही पड़ेगा। शियाओ गुई आ जाता है, कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे फिर से लेट हो गई, मैं तो मरना ही डिजर्व करता हूँ। कहती है क्या, एक तो पहले मैंने इस तरह यहाँ पर रिएक्ट किया, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। एक्सपोज होने से अच्छा मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। तभी सुईगो उस पर हाथ रखता है, कहता है कि तुम्हारे अंदर ये स्किल कहाँ से है। कहती है अब तो पक्का मरूंगी, अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। मैजेस्टी कहते हैं तुम हो कौन, बताओगी। तो उसके पास धीरे धीरे जाते हैं, कहते बताओ आखिर मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि तुम कौन हो। कहती है मैजेस्टी मैं जियाओ जियाओ हूँ, जनरल मेंशन की डॉटर। आपने तो मुझे डरा दिया, मुझे जरा से भी कुंग फू नहीं आता, मैं तो बहुत डेलिकेट हूँ, बहुत ही ज्यादा। मैजेस्टी 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 को छूने की कोशिश कर रही थी। मैं यंगलिन जाती है, कहती इम्प्रेस्ड होकर देखो देखो ये साफ साफ मैजेस्टी को सेड्यूस कर रही है, ये फेट वुमेन बहुत ही बेकार है, ये मैजेस्टी की डिसरिस्पेक्ट है, इसे तुरंत ही मार देना चाहिए। अब इम्प्रेस्ड होकर कहती सही कहा, इसे तुरंत ही बाहर पकड़ कर लेकर जाओ और इसे मारो, जो पहले काम नहीं किया आप करो। तब इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि इसने मेरी जान बचाई है, आखिर आप मेरे सेवियर को कैसे कष्ट दे सकती हैं और उसे कैसे सजा दे सकती हैं। कहते मेरा वो मतलब नहीं था। मैजेस्टी कहते आपका जो भी मतलब था ना अपने पास रखिए, वैसे भी ये ब्रेसलेट मैं इसे देने वाला। वो ब्रेसलेट देकर जाजा कहती है कि अरे ये तो मेरी माँ का है, इसके पास कैसे चला है। कहते लेना है ना। कहती है ले लूं, लेकिन कैसे। वो अपना हाथ आगे करती है, कहते पहन कर दिखाओ, लेकिन आगे जाने ही नहीं देती। कहती है कि चलो छोड़ो, अगर से पता चल गया वैसे भी मारी जाऊंगी, थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ेगा। कहते क्यों, चाहिए क्या। कहती है नहीं, वैसे भी मेरी चीजें मैं ले ही लूंगी, और अगर इसे अभी छीनने की कोशिश की तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। कहते हैं कि चलो अपना काम करो चलकर। तो फिर पीछे मुड़कर कहती है कि ये ब्रेसलेट तो मेरा है, कब आखिर लूंगी। कहती है कि मैजेस्टी मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहते क्या, बताओ। कहती है कि अगर आप चाहो तो मुझे अपना बॉडीगार्ड बना सकते हो, मैं बहुत अच्छे से आपकी प्रोटेक्शन करूंगी, जरा से भी देर नहीं होगी। कहते अच्छा सच में पर्सनल बॉडीगार्ड बनना चाहती हूँ। कहती हाँ। तब इस पर मैजेस्टी कहते मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड ऑलरेडी है। कहती है इतना बेकार है, वो कभी भी टाइम पर नहीं आता है, इससे पहले भी वो टाइम पर नहीं आया था, डेंजर में आप हमेशा ही फंसते हैं। तब इस पर सुईगुई कहते हैं हाँ सही कहा मैजेस्टी, मुझसे हमेशा ही देर होती है। मैजेस्टी कहते हैं कि इससे पहले तुमने कहाँ पर देखा। कहती है कि मैंने तो ऐसे ही बोला, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, माफ करना। वो वहां से भाग जाती है। मैजिस्ट्रेट तुरंत ही सुईगुई को बुलाते हैं और उससे कहते हैं जाकर ये काम करो। इधर जनरल बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे थे कि आखिर वहां पर क्या हुआ। तो है xiao जियो कहती है कि फादर बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, लेकिन उसका भाई कहता है धक्के मार कर निकाल दिया गया होगा। वनर भी कहती है कि हाँ सही बात है, मेरी सिस्टर को आखिर पसंद भी कौन करेगा। तब जियो जियो कहती है कि हाँ तुमसे तो बेहतर ही हूँ, याद रखो कि रीजेंट को लड़कियां टैलेंटेड पसंद है, तुम जैसी लड़कियां नहीं पसंद है। वैसे भी मैंने अपना काम वहां पर अच्छे से किया है, मैंने उससे कह दिया है कि मैं बॉडीगार्ड बनना चाहती हूँ। कहती क्या बॉडीगार्ड, लेकिन आप बॉडीगार्ड बनकर करेंगे क्या। इतनी देर में पता चलता है कि वहाँ पर सुईगुई आने वाले हैं। कहती है ये क्यों आए हैं। बोल देती है जाओ जाओ की पता है मेरी सिस्टर को अब सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था। यहाँ पर सुईगुई आने वाला है उसको सजा देने के लिए। अब सारा का सारा वहाँ पर जेवर वगैरह रख दिए जाते हैं। तभी सामने जाती है वरना कहती है कि मुझे पता है कि आप लोग मेरी शादी के लिए यहाँ पर आए हैं, मुझे कंकुबाइन बनाने के लिए। सुईगुई उसे पीछे कर देता है, कहता है आपको लेडी नहीं, वो जो पीछे खड़ी है ना उनको बुलाया गया। वो फादर का हाथ पकड़ लेती, कहती आखिर ये इंसान ने मुझे क्यों बुलाया, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। कहते रहे तुम्हें पर्सनल बॉडीगार्ड के लिए बुलाया है, साथ में तुम कंकुबाइन भी हो। वनर कहती है कि इसके तो यही हालात होने थे, आखिर बॉडीगार्ड की जगह ही तो इसे मिलेगी। उसके फादर कहते बॉडीगार्ड भी 4th रैंक ऑफिसर की होती है, तुमने तो कमाल कर दिया मेरी बच्ची, तुमने कमाल कर दिया। और अपने बेटे से कहते अगर तुम अपनी सिस्टर के 1% भी सीख पाए ना तब मेरे बेटे कहलाओगे, वरना तुमसे बेकार बेटा कोई भी नहीं। कहती ठीक है फादर मैं जा रही हूँ। वहां से वो चली जाती है। इधर तीनों लड़कियों को ऑलरेडी कॉन्सर्ट चुना जा चुका था। कहती अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, हम तीनों को पर्सनली कंकुबाइन चुना गया है, आखिर तुम्हारी यहाँ पर क्या ही औकात। खुद इतने से हंस रही होती है, अपना हाथ ऊपर करती तो तीनों डर जाती है। कहती है तुम यहाँ पर डरा नहीं सकती हो। कहती है देखो तुम लोग कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी अच्छी हो, लेकिन बातें ना एकदम बेकार करती हो। जाओ मैजिस्ट्रेट को सर्व करो, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, वैसे भी मैं पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ।
यंगलिन कहती है कि हाँ तुम उसी लायक हो। कुत्ते की जगह है अपनी ही होती है बाहर रखवाली करना। पर एक आदमी आता है, कहता है कि चलिए रूम रेडी हो गया। यंगलिन कहती है देखा रूम रेडी हो गया हम लोगों का और तुम्हारी जगह कहीं भी नहीं, बाहर जाकर सो जाओ। वो आदमी बोलता है कि आप तीनों के लिए नहीं, बॉडीगार्ड के लिए रूम सही किया गया। वो तीनों खूब तेज गुस्सा करती है। इधर वो अपनी ड्रेस पहनकर मैजेस्टी के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो जाओ जाओ कहती है कि बताइए मैं आप क्या करूँ। कहती है चलो मेरे कपड़े चेंज करो। कहती कपड़े, भला मैं बॉडीगार्ड हूँ, आपके कपड़े क्यों चेंज करूँ। कहती हर काम तुम्हें करना पड़ेगा। कहती जब तक ब्रेसलेट नहीं मिल जाता ना मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। ऊपर का कपड़ा खोलती कहती नहीं है। फिर नीचे मन में सोचती है कि कहीं अंडरगारमेंट में तो इसने नहीं छिपा रखा है। मैजेस्टी कहते है मेरी तरफ देखकर ऐसे क्यों मुंह बना रही है, क्या मैं इसे सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा क्या। कहते हैं कहाँ जा रही हो। कहती है मुझे ना आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन तीनों ब्यूटीज को बुलाइए, आप उनके साथ रोमांस करिए। तीनों ब्यूटीज फिर से जाती है, कहती है कि बेड चैम्बर में जाने के लिए हम तीनों को बुलाया गया, तुम तो बाहर रखवाली कर रही हो ना। कहती हाँ रखवाली ही कर रही हूँ, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कहती है स्टॉप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आखिर हम लोग कॉन्कुबाइन हैं। कहती है ठीक है फिर जाओ जाओ अंदर जाओ, बिल्कुल जाओ, और प्लीज चिल्लाते हुए वापस मत आना। दरवाजा बंद कर लेती है। इतनी देर में तीनों चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। कहती क्या हुआ। अब यहाँ पर तुरंत ही अंदर जाती है कि मैजेस्टी को चोट लग गई होगी। तीनों कान लगाकर सुनने लगती है। पता चलता है कि मैजेस्टी को पॉइजन दिया गया है, जो पॉइजन उनकी बॉडी में बढ़ता ही जा रहा है। अगर सही टाइम पे उसे नहीं बचाया गया ना तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है ना कि मैजेस्टी लगातार चिल्ला रहे होते हैं। जा जा के कान के पर्दे ही फट जाएंगे। वहां पर एक बाउल रखा होता है, उठाकर मैजेस्टी के ऊपर मार देती है। कहती है कि बदतमीज कहीं का, इतने तेज चिल्ला रहा था कि कान के पर्दे ही फट जा रहे थे। सामने उन लोगों को बनाया हुआ सूप रखा होता है। कहती वाह इसे पी लेती हूँ, तब तक इसे पड़े रहने दो। वो उसे पीती है। कहती है तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें होता है ड्रग। कहती है ये क्या। थोड़ा सा हाथ कट कर देती है ताकि वो ड्रग उतर सके। कहती अब ठीक है, मैं स्ट्रांग फील कर रही हूँ, लेकिन अब इस बेचारे को भी तो बचाना ही पड़ेगा। अब मैं दिखाती हूँ मॉडर्न एरा की शक्तियाँ। और तुरंत ही अपनी पावर का यूज करती है, 4-5 मुक्के मारती है। कहती है ये अच्छी बात है। वो तीनों कह रही होती है कि ये किस तरह की आवाजें अंदर से आ रही हैं। इंगलिंग कहती है कि बदतमीज कहीं की, ये अंदर मैजेस्टी के साथ रातें बिता रही है और हम तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे। मैजेस्टी सुबह उठते हैं और अपनी नब्ज को जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि सारा पॉइजन दूर हट चुका है। उन्हें याद आता है कि रात में जॉ जॉ ने उसे कितनी तेज मारा था। अभी मैं इसको बताता हूँ। वो नीचे लेटी हुई होती है। कहती है यार ये बिल्कुल फीमेल बैंडिट लग रही है, क्या वही है क्या। उसके पास धीरे धीरे जाते हैं, गाल पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो चिल्ला कर उठती है। कहती है हटाओ मैजेस्टी। मैजेस्टी गिरने वाले होते हैं तो रोक लेती है। तीनों लड़कियां कहती है मैजेस्टी अभी भी आप इसके साथ हैं। मैजेस्टी को गिरा देती है। तीनों लड़कियां कहती है अरे अरे आपके साथ ये क्या हो गया। रात में आपने बहुत सफर किया होगा ना इस मोटी लड़की के साथ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैजेस्टी कहते हैं हाँ ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, मुझे लगता है आज रात में भी तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। कहती है मैजेस्टी थोड़ा जुबान कम खोलो, मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। एंगलिंग कहती है हाँ तुम्हारे से बुरा तो सच में कोई नहीं है। जाओ कहती है कि तुम भी ये सोच लो जो तुम उस सूप में ड्रग मिलाकर लाई थी ना उसका भी खुलासा मैं कर सकती हूँ, लेकिन वो तो मैंने पी लिया था। कहती वो मैजेस्टी के लिए था। कहती अरे कोई बात नहीं, मैंने पी लिया तो पी लिया, वैसे पता है ना कि मैजेस्टी सिर्फ मोटी लड़कियों को लाइक करते हैं। कहते हैं कि हम तीनों भी मोटे बनेंगे। खाना शुरू कर देती है, खाती रहती है और तीनों को जैसे उल्टी हो जाएगी। कहती है अब नहीं खाया जाएगा। इस पर एंगलिंग कहती है कहीं वो लड़की हम लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रही है। हम देखते हैं कि जा जा खड़ी होती है और सोचती है कि ये मैजेस्टी तो सच में बहुत ही बेकार है, लेकिन तभी वो जाते हुए देखते हैं कि इसका पीछा तो करना पड़ेगा। पता चलता है कि जिस लड़की ने अटैक किया था उसे बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है। उससे पूछा जा रहा था कि आखिर तुम किसके कहने पर आई हो। वो बेहोश हो जाती है तो मैजेस्टी कहते हैं इसे फिर से होश में लाओ। बाहर ये सारा नजारा जाओ जाओ देख रही होती है। कहती है जिस दिन इसे हैमर के सिस्टर के बारे में पता चला ना कि वो मैं ही हूँ, सच में इतना भी पावरफुल हूँ ना, एक बार में मारी जाऊंगी इसके हाथों से। मुझे यहाँ से तुरंत अभी के लिए तो चले जाना चाहिए। मैजेस्टी के हाथ में वो ब्रेसलेट भी देख लेती है, लेकिन अचानक कंकड़ पड़ा होता है तो उसे टकरा जाती है। वहां पर वो दोनों पीछा करते हैं तो अपना पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। थैंक गॉड आज तो बच गई, वरना मारी जाती है। पता चलता है कि 3 दिनों बाद जो है इम्प्रेस डाउनगर का बर्थडे, वो एक कंकुबाइन को लेकर जा सकते हैं। कहते हैं ठीक है इंतजार करो, मैं जल्दी ही बताऊंगा कि कौन जाएगा।
यहाँ पर वो तीनों कह रही होती हैं कि देखो देखो तुम्हें तो वहाँ पर बुलाया ही नहीं जाएगा, पर्सनल गार्ड जो हो तुम। और फिर से आंख पर मार देती है इंग्लैंड की, कहती तुम भी नहीं जा पाओगे, आराम करो यहाँ पर। वैसे तुम दो ब्यूटीज के पास चांस है, जा सकती हो। दोनों के दोनों एक साथ आ जाती है, कहती सही कहा सिस्टर, हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो सुई कोई होता है उसे पता चल जाता है कि जो इम्प्रेस डोंगर है उनकी कोई ना कोई चाल है, इसी वजह से आपको वहाँ पर बुलाया है, वो भी अकेले। वहाँ पर किसी भी बॉडी गार्ड का जाना मना है, सिर्फ आप अपनी कंकुबाइन को ही ले जा सकते हैं। बाहर हम जियो जियो को देखते हैं जो एक सैनिक से पंजे लड़ाने की कोशिश कर रही होती है और जीत भी जाती है। मैजेस्टी दूर से देख रहे होते हैं, तब इस पर सुईगुई कहता है कि क्या आप इसे ले जाएंगे क्या, कहते हैं हाँ इसे तैयार करो। कहती है मैजेस्टी मैं नहीं जाने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा डरती हूँ, मैं बहुत ही कमजोर हूँ, बस गार्ड ही रहने दो मुझे। कहते हैं कि वैसे तुम्हें ये ब्रेसलेट बहुत पसंद है ना, कहती है पसंद तो है, इसके बदले में जाऊंगी नहीं। मैजेस्टी कहते हैं अगर तुम वहां गई और सही सलामत सब कुछ रहा ना तो ये ब्रेसलेट मैं तुम्हें दे दूं। कहती है तो फिर ठीक है, मन में सोचती है जैसे ब्रेसलेट मिलना यहाँ से गायब हो जाऊंगी। सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक वो मोटी आई क्यों नहीं। यंगलिंग कहती है हाँ इतनी भद्दी ही लग रही होती, इतनी बेकारी लग रही होगी कि यहाँ पर अपना मुंह कैसे दिखाएगी। सामने से अपना रेड ड्रेस में निकलती है, उसकी सुंदरता देखकर तो मैजेस्टी भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह जाते हैं कि सच में सुंदर तो लग रही है। कहती है मुझसे तो इन कपड़ों में चला भी नहीं जा रहा है। किसी तरह गिरते पड़ते वहां से निकलती है। यंगलिंग कहती है देखती जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। मैजेस्टी आगे चले जाते हैं और अपना पीछे ही खड़ी रह जाती, कहती है अरे ये क्या, मैं तो रास्ता भटक गई। रास्ता भटकते भटकते वो इम्प्रेस डाउनगर के रूम में चली जाती है, जहां पर वो लोग मैजेस्टी को मारने के लिए प्लान बना रहे थे कि डांस का प्रोग्राम चल रहा होगा, उसके बाद ही हम अपने एसोसिएशन को बुलाएंगे और उसके ऊपर हमला कर देंगे। ये कि दिन दहाड़े यहाँ पर मेरे हस्बैंड को मारने का प्लान बनाया जा रहा है, रुको अभी बताती हूँ। रूम के दरवाजे पर अपना पैर मारती है, वो दरवाजा इम्प्रेस डाउनगर और उसके ब्रदर के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं, अपना आ जाती है। मैजेस्टी कहते हैं कहाँ गई थी, कहती कुछ नहीं, चलो ना चलो ना। इधर सब लोग आकर बैठ जाते हैं तो उसका ब्रदर कहता है कि आखिर मेरी बहन तो पता नहीं क्या कर रही होगी, आखिर गार्ड वाला काम है, वो वुल्गर भी है, उसे क्या पता निकाल कर फेंक ही दिया हो। मैजेस्टी और इम्प्रेस की एंट्री होने वाली है, वहां पर उसको देखकर उसका भाई कहता है ये यहाँ पर क्या करने आई है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि बताइए ना, आप तो पर्सनल बॉडीगार्ड है यहाँ पर, आखिर आप क्वीन बनकर कैसे आ सकती है। कहती है कि हाँ गार्ड क्या वाइफ नहीं बन सकती क्या। और फिर से उसकी बहन मुंह बनाकर बैठ जाती है। उसका भाई दूर से बस जा जा को घूर ही रहा होता है। मैजेस्टी कहते हैं किसी को प्रॉब्लम है क्या मेरी वाइफ से, मेरी वाइफ तो इतनी ताकतवर है कि पेड़ उखाड़ कर इधर से उधर रख दे। जिया जिया कहती है तारीफ करना होता है लेकिन इतना भी नहीं कि मुझे नीचे ही गिरा दो। और उसको बहुत तेज से काटने लगती है। तब यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू खड़े होते हैं, कहते हैं कि अगर इतना ही आपको अपनी वाइफ पर यकीन है तो चलो हम लोगों को भी दिखाओ कि ये पेड़ कैसे उखाड़ती है। कहती है अगर मैंने शो कर दिया तो मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगी। इतनी देर में इम्प्रेस डाउनकर आ जाती है, कहती है अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैजेस्टी कहते हैं क्यों आ नहीं सकती है क्या मेरी वाइफ। मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करती है, पेड़ को उखाड़ कर इधर उधर कर सकती है। तब इस पर मैजेस्टी कहते हैं अगर मेरी वाइफ ने कह दिया ना तो तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर वर्नर भी कहती है कि मेरी सिस्टर सिर्फ दिखावा कर सकती है, ऐसा काम नहीं कर सकती। कहते हैं मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू तैयार हो जाओ, माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो सेकंड प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ पर पूरा भरोसा है, मैं इस बेट के लिए स्वीकार हूँ कि मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू माफी मांगेंगे सबसे। जाती है पेड़ के पास, कहती है पेड़ प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें सही सलामत उसी जगह पर खड़ा कर दूंगी। सेकंड प्रिंस इम्प्रेस्ड होंगे, सभी हंस रहे होते हैं कि बेवकूफ बनाने की एक लिमिट होती है और ये लड़की को देखो पेड़ उखाड़ने की बात कर रही है। वो अपनी पूरी ताकत लगाती है, पेड़ ऊपर करती है। उसके फादर कहते हैं गजब गजब तुमने तो कमाल कर दिया। और वहां पर वो पेड़ फिर से उखाड़ कर उसी जगह पर रख देती है। कहती पोजीशन एकदम सही है और पेड़ भी मेरा दोस्त है। वैसे जहां तक मैंने अपना काम कर दिया, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू आप भी माफी मांगो, चलो कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर दो। इम्प्रेस डाउनकर कहती है मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। इस पर जनरल कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ, उसे सब लोग बुली करते हैं। तो जाओ जाओ कहती है कि मुझे वॉशरूम के लिए जाना है, मैं अभी आती हूँ। तो इम्प्रेस डाउनगर को तरह तरह के गिफ्ट दिए जा रहे होते हैं और उन्हीं गिफ्ट के बीच में सेकंड प्रिंस इशारा करते हैं कि एसोसिएशन को भी बुलाया जाए। एक पेंटिंग होती है जिसमें पॉइजन होता है और धीरे धीरे वो खोली जा रही होती है कि वो पेंटिंग उठाकर ना जो है मैजेस्टी के ऊपर डाल दिया जाएगा, जिससे उनकी डेथ हो जाएगी। इधर जियो जियो बाहर निकलती है तो वहाँ पर एसोसिएशन खड़े होते हैं, जाती है और उसके बगल खड़ी हो जाती है। कहती है आखिर यहाँ पर क्या करने आए हो। कहता है कि अरे वो प्रिंस को मारने का आदेश दिया गया ना, इसी वजह से आया हूँ।
कहती अच्छा सही है, सही फैसला लिया तुमने। उन सबको नीचे गिराती है और एक-एक करके सबको मारती है। कहती है मैं हूँ ही इतनी पावरफुल और मुझे इस प्लान के बारे में पहले पता था। जैसे ही पेंटिंग खुलती है ना तो वहाँ पर एक एशियन उस पेंटिंग के ऊपर गिर जाता है, उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। मैजेस्टी कहते हैं ये कैसे हुआ? इम्प्रेस्ड होकर कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बर्थडे बैंक्वेट को बर्बाद किया। कहती है कि मैंने तो एडवांस में यहाँ पर सबकी जान बचाई क्योंकि कुछ ही पल में यहाँ पर एशियन का हमला होने वाला था। सेकंड प्रिंस कहते हैं कि ठीक है इसे यहाँ से लेकर जाओ। एक पेंटिंग अपने हस्बैंड को देती है कि ये इम्प्रेस्ड होंगर को दे दो, उनकी जिंदगी में बहुत हैप्पीनेस आएगी। कहती थैंक यू सो मच। इम्प्रेस्ड होंगर का प्लान फेल हो गया था, इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी। कहती बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आखिर आज तुमने मैजेस्टी की जान बचाई है, ज्वेलरी चाहिए, क्या चाहिए? मन में सोचती है हाँ वही तो कमी है, वही ले लेती हूँ। लेकिन मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि मेरी वाइफ को ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो इम्पीरियल कॉन्सर्ट की उपाधि दी जाए। ये इम्पीरियल कॉन्सर्ट की उपाधि सुनकर अब तो जहाँ को और भी गुस्सा आता है कि नकली वाइफ बनकर आई हूँ, ऊपर से यहाँ पर इतना सारा नाटक करना पड़ रहा है मुझे। जनरल कहते हैं कि बेटा तुमने कमाल कर दिया, मुझे यकीन है कि तुम और भी आगे अच्छा काम करोगी। उसकी सिस्टर कहती बहुत ही बेकार हो तुम, तो बहुत ही बेकार हो। उसका भाई कहता है हाँ किसी काम की नहीं। अब मैजिस्ट्रेट उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बाहर निकलती है। कहती हाथ छोड़ो मेरा, वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। कहते हैं नहीं तुम मेरी वाइफ हो, यहाँ से जा नहीं सकती हो। कहती है एक्टिंग खत्म हो गई है। कहते हैं एक्टिंग खत्म नहीं हुई, ये बताओ कि उस पेंटिंग पर पॉइजन था तुम्हें कैसे पता चला, और बाहर एशियन है वो भी तुम्हें कैसे पता चला? तुमने ही हायर किया था क्या? कहती है एक तो मैंने तुम्हें बचाया, ऊपर से तुम मेरे ऊपर ही शक करो। चलो ब्रेसलेट दो, तो तुमने वादा किया था। कहते हैं मैं ब्रेसलेट नहीं दूंगा, मेरे पास ही रुकोगी, अब तुम मेरी हो। कहती है कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारे पास आऊंगे तो एब्स मैंने देख लिए हैं। कहते हैं कि तुमने मेरे एब्स कब देखे बताओ? कहती है उस दिन जब तुम मर रहे थे, मैंने ही तुम्हें बचाया था, सीड्यूस नहीं कर रही थी, बल्कि तुम्हारी बॉडी तो पूरी ही देख ली थी। कहते हैं चलो आज मेरे बगल सो पड़ेगा, तुम मेरी वाइफ हो। कहती कौन सी वाइफ? ना मेरे लिए कोई ज्वेलरी गई, ना तुम मेरे लिए तुमने कोई पैगाम भिजवाया, ना ही कोई पार्टी का आयोजन किया, और मुझे अपनी वाइफ बना रहे हो? मैं ऐसे वाइफ नहीं बनती हो। बदतमीज कहीं की, डॉग कहीं के, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम अपने वादे के पक्के नहीं हो। इधर तीनों लड़कियां बैठी होती है और कहती है कि बार बार उस मोटी को जो फेवर मिलता ही जा रहा है। इतनी देर में जिया आती है। कहती देखो यार, ये बहुत सारे गहने ज्वेलरी सब रखा है, पहनो, तरह तरह से तैयार हो, सबसे सुंदर लगो, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। कहती लेकिन क्यों? कहती इसी वजह से कि मैजेस्टी मेरे पीछे ना पड़े। अब तीनों थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। इधर इम्प्रेस्ड होकर कहती है कि उस मोटी भैंस की वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। उसका बेटा कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैजेस्टी को शायद उस मोटी लड़की से प्यार हो गया, वरनर को वहाँ पर भेज दिया जाए। जब कुत्ते आपस में ही लड़ते हैं ना तो शोर ज्यादा होता है, और इसी बीच हम अपना काम निकाल लेंगे। कहते हैं सही कहा, सही कहा। पता चलता है फिर से डे केयर आ गया है। वो उठती है, सेब खाया करती है। उन्हीं कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही समझदार है, उनकी शादी जो है मैजेस्टी से फिक्स की गई है, जल्द से जल्द तुम उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। मैजेस्टी कहता है तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? कहती कैसा बुरा, मैं तो उसे यहाँ पर जरूर लेकर आऊंगी। वनर जाने से मना कर देती है कि वहाँ जाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं अपनी सिस्टर का हक कैसे ले सकती हूँ। पर वनर तो कुछ ज्यादा ही रो रही होती है। तब इस पर जा मन में सोचती है कि मैं तो बस तुम्हें इसलिए वहां पर लेकर जा रही हूँ ताकि सेकंड प्रिंसेस जो तुम्हारा प्यार है ना उसका खुलासा कर सकूं। अब वो कहती है नहीं नहीं मैं मरूंगी, लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसको धक्का दे देती है, नीचे गिरा देती है। कहती देखो ना सिस्टर ने मेरा क्या हाल किया है। उसका भाई कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, उसको भी थप्पड़ मारती है। कहती है एक बात बताओ कि आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों परेशान हो? तो जब भी मैं इसको मारती हूँ इतना तो मदर और फादर भी नहीं परेशान होते, इससे प्यार हो गया है क्या? तभी वहां पर उसके फादर और मदर आ जाते हैं, अपना भी रोने लगते हैं कि देखो ना फादर, मेरा ब्रदर इस वनर को लाइक करता है। उसके फादर कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें अच्छा बेटा समझा था और तुम अपने ही घर की बेटी से प्यार करने लगे। तुरंत ही वनर को उठाती है, कहती चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। कहती है नहीं मैं अपनी सिस्टर का घर नहीं तोड़ सकती, मैं नहीं जा सकती। जा कहती है मुझे कोई भी तुमसे शिकायत नहीं। कहती सच में सिस्टर? कहती हाँ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाती है, उसे एक रूम में छोड़ देती है। कहती है कि ये जगह यहाँ पर नहीं रहूंगी, चलो मेरे लिए पानी लेकर आओ। कहती तुम्हारे हाथ हैं दो, दो पानी ले लो। कहती मुझे भूख लगी है। कहती ठीक है जाओ बाहर जाकर खा लो। कहती तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। वहाँ पर जा दरवाजा बंद करके चली जाती है। ही वनर कहती है कि तुम भो ही बेवकूफ, सबसे अच्छी जगह बंद किया है, यहाँ से मैं सेकंड प्रिंस से अच्छे से राब्ता कर सकती हूँ। वहाँ पर वो कबूतर के पास अपना संदेश छोड़ती है, लेकिन जा तुरंत उस कबूतर को नीचे गिरा देती है। उस कबूतर के पास चेट भी लगी होती है जो जा देख लेती है और उस कबूतर को
ना भून भान के खाने लगती है। कहती है चलो सिस्टर तुम भी खाओ। मन में वनर सोचती है कि चलो ये तो मर गया, अच्छा है इसको खुलासा नहीं कर पाई कबूतर का। वो हंस रही होती है और असल में उस कबूतर को उसने कैद करके रखा हुआ होता है। उसके पास वो पर्ची भी देख लेती है। कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी सिस्टर। मैजेस्टी की खूब तेजी से चिल्लाने की आवाज आ रही होती। कहती क्या हुआ मैजेस्टी। कहते देखो ना नीचे कीड़ा है। कहती है आप रीजेंट है और इस छोटे से कीड़े से डर रहे हैं। कहते प्लीज इसे मार दो। कहती चलो चलो नीचे आ जाओ। नीचे बैठ जाते हैं। कहते हैं कि पता है बचपन में क्या हुआ था। कहते मैंने तुमसे पूछा कि बचपन में क्या हुआ था, प्लीज मुझे मत बताओ। कहते मैं बता रहा हूँ ना, बस सुन लो। मैं जब छोटा था तब इम्प्रेस डाउनगर ने मुझे एक रूम में 3 दिनों के लिए बंद कर दिया था। 3 दिन 3 रातें मैं बहुत परेशान था। कहते लेकिन वो तो तुम्हारी रियल मदर है ना। कहते नहीं नहीं वो मेरी रियल मदर नहीं है। मेरी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद इम्प्रेस डाउनगर ने बस मुझे अपने बेटे के रूप में रखा लोगों की नजरों में, बट वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अपने रियल बेटे जो सेकंड प्रिंस है ना उसको राजा बनाना चाहती है। मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई, तुम भी मुझे कुछ बता दो। तो वो भी एक सीक्रेट मैजेस्टी को बताती है। तो कान में इधर तीनों बैठे होते हैं। कहते हैं अभी तक उस मोटी लड़की से छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। इतनी देर में वरना आती है। कहती है मेरी सिस्टर तुम लोग कितना सफर कर रही हो। ऐसे ही मेरी सिस्टर मुझे बहुत घर में परेशान किया करती थी। कहते क्या मतलब। कहती हाँ उससे जाओ जाओ से तो मैं भी परेशान हूँ। मैं तुम लोगों को एक प्लान बता सकती हूँ। वो कान में बताती है। जाओ जाओ खड़ी होती है। कहती बहुत ही एरोगेंट हो, मुझे ही मारने का प्लान मेरी आंखों के सामने बना रही हो। वैसे मैं तुम तीनों को एक बार में ही मार सकती हूँ। मारने चलती है। इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते हैं। वो ना नीचे बैठ जाती है कि मैजेस्टी देखो ना ये हम लोगों के साथ क्या कर रही है, हम लोगों को मारने का प्लान बना रही है। इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि देखो जाओ जाओ ये सब चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिर जितना तुम्हारा हक है उतना इन सब का भी हक है। आज के बाद अगर तुमने इन लोगों को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे पकड़ कर बाहर लेकर जाओ। कहती मेरे साथ ऐसा मत करो मत करो। मन में सोचती है मैजेस्टी की एक्टिंग तो बहुत अच्छी है बट ऑस्कर नहीं मिल सकता। इधर चारों सोचते हैं कि वाह मैजेस्टी का फेवर हम लोगों को मिल गया जो इतने दिनों से नहीं मिला। अभी नेक्स्ट डे फिर से वो मैजेस्टी के पास जा रही होती है ना ड्रिंक लेकर। इस पर से कोई रोक लेता है कि आप अंदर नहीं जा सकती डिस्टर्ब करने के लिए। कहती जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। अंदर जाकर कहती है मैजेस्टी मैं आपके लिए सूप लेकर आई थी, आप पी लो। वैसे मुझे पता है कि मेरी सिस्टर को आपने दंड दिया है लेकिन प्लीज माफ कर दीजिए, मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है। इधर आ जाते हैं सेकंड प्रिंस के पास कि मैंने रीजेंट का दिल जीत लिया है। कहते हैं वाह तुमने अच्छा काम किया है। कहती हाँ बहुत ही जल्द जो है ये राजगद्दी आपके हाथों में होगी और आप यहाँ के राजा बन जाएंगे और मैं इम्प्रेस। कहते नहीं इससे काम नहीं बनेगा, सबसे पहले उसका दिल जीतने के लिए जो है इंटीमेट हो जाओ। कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। कहते हैं अगर तुम मुझे पाना चाहते हो और इम्प्रेस बनना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। कहती है ठीक है। इधर वो लगातार प्रैक्टिस कर रही होती है तो स्विगी कहता है कुछ खा लो। कहती है नहीं खाऊंगी, वजन घटाना है। ये बात आकर वो मैजेस्टी से बताता है स्विगी। तो मैजेस्टी को क्या लग रहा था ना कि वो सिर्फ मेरे लिए वजन कम कर रही है। इधर अपना बैठी होती है फिर से वजन कम करती है। मैजेस्टी कहते क्या कर रही हो, खाना क्यों नहीं खा रही हो। कहती वजन घटाना है मुझे, मुझे भी तो पावरफुल बॉडीगार्ड के रूप में नजर आना है। कहते हैं कि लेकिन तुम क्या करोगी पावरफुल बनकर, तुम तो मुझे ऐसे भी अच्छी लगती हो। कहते तुम्हारे लिए कौन कर रहा है, मैं तो अपने लिए कर रही हूँ ताकि मेरी बॉडी फिट रहे। कहते क्या मतलब तुम मेरे लिए नहीं कर रही। कहती नहीं बिल्कुल नहीं। मैजेस्टी वहां से अपने रूम में आते हैं तो जो वनर होती है लेटी होती है। कहती मैजेस्टी अब मैं यहाँ पर हूँ। मैजेस्टी कहते तुम्हारी तबीयत खराब रहती है ना, जाओ यहाँ से। कहती नहीं मेरी तबीयत बहुत सही है, प्लीज आप मेरे साथ वक्त बिता लीजिए। और पता है जाओ जाओ मुझे बहुत परेशान करती थी, किसी तरह मैं बचकर यहाँ पर आई हूँ और आप भी मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। कहते ठीक है जाओ आराम करो, आज के बाद से मैं तुम पर पूरा ध्यान दूंगा। अपने जनरल मेंशन में तो वहाँ पर नन्ना सबको ड्रिंक दे रही होती है। कहती बस ड्रिंक पियो और मर जाओ। ये बात अच्छे से जानती थी। जाओ जाओ। कहती सिस्टर तुम कितनी अच्छी हो। कहती हाँ पहले की गलतियों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। वो ड्रिंक पीने चलती है और मैजेस्टी को इशारा करती है। मैजेस्टी कहती है आप क्या कर रही हो। लेकिन वो ड्रिंक से धक्का लगता है, वो पूरी ड्रिंक जो है वनर के चेहरे पर गिरा देती है और उसका चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है। उसका भाई चिल्लाने लगता है कि इसको सजा दो, इसको सजा दो, इस जाओ को देखो मेरी सिस्टर का क्या हाल किया है। उसकी माँ कहती है तुमने ये क्या किया है। यहाँ पर वनर भी चिल्लाने लगती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं कैसा इंसाफ, वो ड्रिंक तो खुद जाओ पीने वाली थी और दूसरे आदमी को बुलाया जाता है, सब कुछ बता देता है, उसे जाने के लिए कहा जाता है। वनर कहती है मेरी सिस्टर जाओ मुझे फंसा रही है। वो पर्ची जो सेकंड प्रिंस के पास भेज रही थी वो वहां पर दिखा दी जाती है। वनर को वहां से ले जाया जाता है। तो ब्रदर कहता है कि मेरी वनर ऐसी कभी नहीं थी, वो मैं उसे बचपन से जानता हूँ।
जब से ये जाओ जाओ आई ना तब से वो बिगड़ गई। जाओ जाओ कहती तुम पागल हो क्या, अभी भी उसके बहकावे में आ गए हो। फादर मारते हैं खूब तेज से अपने बेटे को और वहां पर सब लोग ग्रीट करके माफी मांग रहे होते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दो। मैजेस्टी कहते हैं क्योंकि वो आपकी बेटी है इसी वजह से बस इस बार उसे माफ कर रहा हूँ। उसका चेहरा पूरी तरीके से जल चुका होता है, वो चिल्ला रही होती है कि सेकंड प्रिंस दरवाजा खोलो, सेकंड प्रिंस दरवाजा खोलो। सेकंड प्रिंस कहता है तुम जैसी लड़की को मैं कभी भी अपनी इम्प्रेस नहीं बनाऊंगा। कहती जाओ जाओ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं नहीं छोड़ूंगी। पीछे से उसका भाई कहता है कि मैं कितना अंधा था जो इस लड़की के प्यार में पड़ा था, असल में ये तो प्यार सिर्फ सेकंड प्रिंस से करती थी। इधर हम देखते हैं कि सारे बैंडेड अब बहुत टाइम हो गया था और अपनी बॉस को याद कर रहे थे, धीरे धीरे खाना भी खत्म हो रहा था। उसकी दोस्त कहती है चलो ना चलते हैं सिटी की तरफ, बॉस को वहां पर ढूंढेंगे। उस स्कॉलर ने हमें कुछ पढ़ना लिखना भी तो सिखाया था, वो सिंबल हर जगह बनाएंगे जिसे देख कर क्या पता हमारी बॉस हमारे पास वापस आ जाए। सिंबल बनाते रहते और जनरल मेंशन में भी बनाते। ये सारा नजारा जो है पीछे से सुई गुई देख लेता है और मैजेस्टी से जाकर कहता है कि कुछ अनजान लोग बाहर निशान बना रहे हैं। कहते हैं "अच्छा, वो हैमर घर के लोग हैं, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को अपॉइंट करो उन लोगों को पकड़ने के लिए। बाहर सोचते हैं कि ये क्या आज मेरा खुलासा हो ही जाएगा क्या, मुझे तो बचकर भागना पड़ेगा, मुझे इन लोगों की भी जान बचानी पड़ेगी। इधर तीनों कहते हैं वाह गजब, हम लोगों का प्लान तो बहुत ही अच्छा था। कहती है हाँ हाँ बहुत ही जल्दी बॉस आ जाएंगे और हम लोगों का काम फिर से शुरू हो जाएगा। आखिर मुझे तो इतना समझ में आ गया था, इतनी पढ़ाई भी। तभी वहां पर डे केयर फिर से आ जाता है तो वो मुंह पर ना किताब रख लेती है, सोने का नाटक करने लगती है। इम्प्रेस डाउंगर ने डे केयर दिया है कि जो मैजेस्टी है और जियाओ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो उनकी ग्रैंड वेडिंग होगी, वो दोनों बस तैयारी करें। जियाओ कहती भला मैं तुमसे शादी क्यों करूं, कभी भी नहीं करूंगी। कहते ये ब्रेसलेट याद है ना, कहते है ब्रेसलेट के झांसे में तुम मुझसे शादी कर लोगे क्या। कहते हाँ करना ही पड़ेगा। जो किसी भी तरीके से वो ब्रेसलेट ढूंढकर वहां से भागना चाहती थी, अपना पो चेहरे पर कपड़ा बांध कर आती है और ब्रेसलेट जगह जगह ढूंढती लेकिन उसे मिलता ही नहीं। इतनी देर में सेकंड ब्रदर आते हैं वहां पर कुछ चीजें चोरी करने के लिए, जिसका इल्जाम वो अपने ब्रदर पर ही लगा देंगे। सेकंड प्रिंस कहते हैं तुम आ गए, सही टाइम पर आए। कहती है वो सही टाइम पर नहीं है, अभी तो मैं बताती हूँ। मार मार कर उसे एक जगह पर बांध देते और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है। तभी वहां पर मैजेस्टी आते, कहते हैं सब क्या चल रहा है। तो जाकर रोने लगती है, कहती है देखो ना प्रिंसेस ने मेरे साथ क्या किया है, इसने मुझे एजेशन समझ लिया, उसने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। तब तो मैजेस्टी कहते हैं तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। कहते हैं मैं तो आपसे मिलने आया था। मैजेस्टी कहते हैं मिलने तो तुम मुझसे बाहर भी आ सकते थे, आखिर स्टडी रूम में क्यों आए, चलो इसे इम्प्रेस डाउंगर के पास लेकर चलो। इम्प्रेस डाउंगर कहती है ये क्या कर रहे हो। मैजेस्टी कहते हैं इसने खुलेआम मेरे रूम में घुसने की कोशिश की, मेरी वाइफ से छेड़खानी करने की कोशिश की, ये कुछ इलीगल काम भी कर रहा था जिसका सारा खुलासा हो चुका है। इम्प्रेस डाउंगर कहती है मैं ये सब नहीं मानती हूँ। राजा कहती मानना ही पड़ेगा वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और इसे सजा दो, इसके सारे काले चिट्टे सामने आ चुके हैं। इम्प्रेस डाउंगर कहती है कि नहीं प्लीज इसे मत ले जाओ, लेकिन अब छुट्टी का फैसला होगा वही अंतिम फैसला, उसे तुरंत ही वहां से ले जाया जाता है। वो जाने लगती है तो मैजिस्ट्रेट उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं अरे मेरी हैमर सिस्टर कहाँ जा रही हो, क्या बकवास करो, हैमर सिस्टर कौन सी हैमर सिस्टर। उसके तीनों दोस्तों को पकड़ कर लाया जाता है, कहती है इन्हें छोड़ दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैजेस्टी गले पर तलवार रख देती है, अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया ना कि तुम कौन हो तो इनका गला काट दूंगा। कहती है कि ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, मेरे लोगों को टच मत करो। तब वो वहां पर बोलती है कि मैं हैमर ही कर लूं। कहती प्लीज मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। उसके गाल पर टच करते कहते तुम्हें मार भी कौन रहा है, वैसे भी मैं तो तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। कहती शादी वो भी मुझसे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। कहते हैं कि अरे मुझे लेकिन शादी करनी ही है ना, मुझे नहलाओ चलकर। कहती तुम्हें, अब उसे पानी में बिठा देती है। मैजिस्ट्रेट कहते हैं चलो मसाज करो। मसाज करती है खुद तेज तेज से, जो जेड होता है ना वो लेकर भाग जाती है। यहाँ पर सैनिक कहते हैं कि अंदर नहीं जाना। कहती है मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। दोनों नीचे बेहोश होकर गिर जाते हैं और अंदर का नजारा देखकर जा शॉक्ड रह जाती है कि वो तीनों तो बहुत मौज से रह रहे हैं वहां पर, अच्छा अच्छा खाना सब कुछ। शियागुई कहता है कि ये सब मैजेस्टी ने किया था, आखिर मेरी सिस्टर इन लोग के सब घर वाले हैं, उनके साथ बुरा बिहेव कैसे किया जा सकता था। उसकी दोस्त कहती हाँ सच में मैजेस्टी बहुत अच्छे हैं। तुरंत ही मैजेस्टी आ जाते हैं, कहती तुमने चाल चली ना मेरे खिलाफ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। कहते बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ। बहुत पहले ही मैजेस्टी को पता चल चुका था कि असल में जाओ जाओ ही हैमर गर्ल है। दोनों अंकल के बारे में पता चला था तो वो उनसे मिलने गए थे, जहाँ पर वो बार बार बोल रहे थे कि ये कंगन जिसका है उसे बुलाओ। अंकल आते ही कहते हैं ये मेरी बॉस का है, मतलब मेरी बेटी का, तुम इसे ले नहीं सकते हो। तब वो कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ। कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन उसको कोई सजा मत देना। उसको अपनी तरफ खींचते वो दूर हटे तो उसे किस कर लेते हैं।
कहते हैं कि बस अब दूर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, चलो शादी की तैयारी करो। शादी हो जाती है, वहाँ पर ड्रिंक आती है, तो अब इम्प्रेस डाउनगर कहते हैं कि ये मैजेस्टी के लिए है। इस पर मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं कि हाँ चलो चलो ड्रिंक कर लो। ड्रिंक मैजेस्टी करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। इम्प्रेस डाउनगर कहती है कि आप टी भी नहीं पियोगे, तो जाजा कहते हैं ड्रिंक ये नहीं पियेंगे लेकिन आप तो पी ही सकते हैं। तो उसका पीछे से गला पकड़ लेती है और जबरदस्ती वो ड्रिंक पिला देती है। कहती ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो? कहती देखो ना हस्बैंड, देखो ना इम्प्रेस डाउनगर को क्या हो रहा है, इन्होंने उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। यहाँ पर अब वापस आती है, कहती ये गहने ये कपड़े मुझसे पहने ही नहीं जाते। उसकी दोस्त आती है, कहती चलो ना बाहर कुछ गड़बड़ हो गया। कहती क्या मरना चाहती हो क्या? कहती नहीं नहीं सच में बाहर कुछ गड़बड़ हो गया। दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है, पता चलता है कि वहाँ पर मैजेस्टी को पकड़ लिया गया है और उन्हें मारने का आदेश दिया गया है क्योंकि वो एक रिबेलियन बन चुके हैं। उन्होंने एक सेना का संगठन किया है जो यहाँ पर बहुत जल्द हमला करेगी। तभी सेकंड प्रिंस आ जाते हैं, कहते देखा आखिर फाइनली तुम पकड़ ही लिए गए ना। मैजेस्टी उन लोगों से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सेकंड प्रिंस तलवार मारने ही चलते हैं। इतनी देर में पीछे से जाओ आती है, कहती है कि मरना चाहते हो क्या तुम सब? आखिर मेरे हस्बैंड पर अटैक करने की कोशिश कैसे की? जाती इम्प्रेस डाउनगर के सीने पर अपना पैर रख देती है, कहती बस तुम्हारा अंत यहीं पर होगा। तभी उसके दोनों अंकल भी आ जाते हैं। पर मैजेस्टी याद करते हैं कि बचपन में जब भी इम्प्रेस डाउनगर द्वारा उसे मारा जाता था ना, तो जाओ ही थी जो उसे बचाने आती थी। कहती है कि चलो मैं जाना चाहती हूँ। कहते नहीं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ मत जाओ। कहती है अरे पागल हो क्या मैजेस्टी, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं बस ये कह रही हूँ चलो रूम में चलो। गोद में उठा लेती है और लेकर रूम की तरफ चली जाती है। मैजेस्टी बस चिल्लाते रहते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।